बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक अभियान की शुरुआत की गई है। दरअसल सैफ अली खान पर हमले के बाद अब स्कूल और कॉलेज के छात्रों की ओर से मांग की जा रही है। कॉलेज स्कूलों के बाहर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। देश के युवा भी मानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में न सिर्फ अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि अपने आपराधिक कारनामों से देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी बन रहे हैं। उधर इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर घुसपैठिए को लेकर क्यों सियासी तकरार है? बांग्लादेशियों पर नजर, घुसपैठ पर आवाज मुखर। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में अपने नाम एनरोल करा लिए और उस फर्जी नागरिकता सूची को निरस्त कराने के लिए हमारी ये मुहिम है। बहुत बुरी स्थिति है और बांग्लादेशी जिस कारण से अपने देश में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। बीजेपी का प्रहार, कांग्रेस का पलटवार। हर विधानसभा ब्लॉक स्तर पर घुसपैठिए नाम बदल के, आधार कार्ड बदल के, अपना राशन कार्ड बदल के ले रहे हैं। उसकी हम जांच माननीय मुख्यमंत्री जी कराएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रोका किसने? आप घुसपैठियों को निकालो। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करके जो आवश्यक और उचित कदम है वो मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी। घुसपैठ पर तकरार कब फाइनल वार? एमपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठी अवैध रूप से रह रहे हैं, जो देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। इसी को लेकर ग्वालियर से एक आंदोलन शुरू हुआ है, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आखिर क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन नहीं हो रहा है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो बांग्लादेश के चोर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। इस बीच एक्शन पर भी सवाल उठे हैं। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर डालते हैं नजर। और महाडिबेट के आज के बड़े सवाल हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आखिर संरक्षण किसका है? दूसरा सवाल है, घुसपैठ लगातार, आखिर अब एक्शन कब होगा? तीसरा और आखिरी सवाल है महाडिबेट का, कैसे बने घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज ये तमाम सवाल हमारे चर्चा का विषय जरूर होंगे और दूसरे पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। सैयद अनस अली साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा बोर्ड के, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। डॉक्टर राम पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत। और डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मूल में अगर हम समझें इस पूरी समस्या को, तो लगातार कई राज्यों से दरअसल घुसपैठ हो रही है। इनमें पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा है, इसके अलावा मिजोरम की तरफ से भी घुसपैठ होती है, त्रिपुरा, असम, मेघालय, झारखंड के से भी घुसपैठ होती है। दूसरा जो परेशानी का सबब है कि अलग अलग पूरे राज्य में लगभग 17 राज्यों में बांग्लादेशी पहुंच चुके हैं, घुसपैठ कर चुके हैं, अलग अलग कामों में ये लिप्त हैं। महिलाएं जहां घर में नाम बदलकर काम करती हैं, घर का काम करती हैं, तो जो पुरुष हैं वो तमाम तरह के अपराधों में भी संलिप्त हो जाते हैं, कहीं कचरा बीनना या फिर भीख मांगना या दूसरे तरह के कामों में, और इसी के एवज में या कहीं कि इसी के पीछे अपराध को भी अंजाम दिया जाता है। लेकिन बड़ी चुनौती यह है कि भाई तमाम तरह के दस्तावेज अब इन बांग्लादेशियों के बन चुके हैं, तो हटाएं कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल। ब्रिजगोपाल लोया जी, सवाल यहीं से शुरू करेंगे। कांग्रेस कह रही 20 साल से ज्यादा आपकी सरकार रही है, ये नासूर बनने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो आपकी सरकार है। आपको किसी ने रोका था इन्हें हटाने के लिए, इन्हें भगाने के लिए, चिन्हित करने के लिए? नहीं, देखिए जी, रोकने हटाने और इसकी बात तो आप छोड़ दीजिए जी। एनआरसी की जब बात हुई तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, मैं मध्य प्रदेश की भी बात कर रहा हूं जी, आपको याद होगा कि एनआरसी के लिए किस तरह कांग्रेस पार्टी और ये पूरा विपक्ष जो एक इकोसिस्टम है जी, ये उसका विरोध कर रहे थे। सीएए की जब बात हुई, जिसमें सिटीजनशिप देने की बात हुई, छीनने की बात नहीं हुई, तब इन्होंने वही काम किया। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आपने इस देश के संसाधनों को घुसपैठियों को उपलब्ध कराने का जो काम आप कर रहे हैं, उसमें लगातार हम चोट करते रहेंगे। और एक बात और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में दिल्ली में बनी, इसके पहले भी जितनी चर्चाएं आप सुनेंगे, सब में ये संख्या उतनी ही आएगी, 3 करोड़। यानी हम 11 वर्षों में
इस संख्या को बढ़ने से तो रोक सके हैं। इन्फिल्ट्रेशन खत्म हुआ है, लगभग खत्म हुआ है, मगर कुछ हिस्से हैं जहां से होता है, और वहां जहां से होता है वहां देखिए आप सरकारें किसकी हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो कल शादी में गए थे, कलकत्ता से लौटे हैं, आज मुझसे कह रहे थे कि भैया आपने सवाल उठा दिया कि जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है वहां सरकारें किसकी हैं। लोहिया जी, लौटूंगा आपके पास, ठीक बात है। हालांकि एनआरसी पर भी एक अभी वर्जन सुन भी रहे थे आपकी, एनआरसी में भी फर्जी तरीके से नाम आ गए, तो भाई बचा क्या अगर एनआरसी में भी बांग्लादेशियों के नाम, रोहिंग्याओं के नाम अगर आ गए। डॉक्टर राम पांडे जी जिक्र कर रहे हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी बंगाल का, यानी सबसे ज्यादा अगर घुसपैठ बंगाल से होती है, वो आपके गठबंधन के साथी हैं, उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं आप, सवाल यहां उठा रहे हैं। देखिए, ये तो मोदी जी ने ही कहा था कि जब हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं जी, तो फिर घुसपैठिए अंदर कैसे आ जाते हैं, बाहर के लोग अंदर कैसे आ जाते हैं। तो ये सवाल तो मोदी जी से पूछने का है। और जो मैं देख रहा हूं कि 3 करोड़ हैं, उसमें से 80 लाख असम में है। असम में भी बीजेपी की सरकार है, और ये समस्या कोई बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। ये जो फॉर्म भराए जा रहे हैं या लिखाया जा रहा है, इसमें 2 लाइन और जोड़ दी जाए तो मैं समझता हूं ये समस्या 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। घुसपैठिए भगाओ, देश बचाओ, वरना मोदी जी इस्तीफा दो, मोहन यादव इस्तीफा दो, हेमंत बिस्वा शर्मा इस्तीफा दो, और वरना हम आपको अगले चुनाव में वोट नहीं देंगे। हम अगले चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और मोदी जी इस्तीफा दो, सारे घुसपैठिए 1 महीने के अंदर भाग जाएंगे। अब क्या ड्रामा है, आधार कार्ड फर्जी बनवा लेते हैं। अरे तो तुम क्या सो रहे हो, मर रहे हो भाई? मोहन यादव, इनकी सरकारें हैं, इतनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। शब्द जरूर थोड़ा सा चयन का ध्यान रखें जी, सवाल जरूर उठाएं आप इस पर, लेकिन रिएक्शन जरूर बनता है। ब्रजगोपाल लोहिया जी, भाई आप बंगाल का याद दिलाते हैं, असम क्यों भूल जाते हैं? आपकी सरकार है ना असम में, सबसे ज्यादा अगर बांग्लादेशी कहीं है तो वो असम है। 80 लाख बांग्लादेशी, 3 करोड़, देश भर में कुल 3 करोड़ बांग्लादेशी एक अनुमान है जी। देखिए, असम में सबसे बड़ा आंदोलन कब हुआ घुसपैठियों के खिलाफ? असम गण परिषद ने खड़ा किया। आपको याद होगा कब हुआ? राजीव गांधी की सरकार के दौरान हुआ। यानी ये घुसपैठिए आए कब भारत में? दूसरे जो रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, वो रोहिंग्या कब आए? वो रोहिंग्या आए 2004 से लेकर 2014 की मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार के दौरान। मैं फिर से कह रहा हूं, हम इन्हें डिपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, इन्हें संरक्षण हटाने का काम कर रहे हैं, इन्हें बहुत ईमानदारी से वहां से हटाने का काम कर रहे हैं। मगर एक बात आपको गंभीरता से सुननी पड़ेगी कि भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए कांग्रेस और तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं, उन्होंने इसका अभियान चलाया, और जम्मू कश्मीर जहां की नागरिकता किसी को नहीं मिल सकती थी, वहां तक रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया। उसमें अब जवाब ले लीजिए राम पांडे जी का, फिर और मेहमान उनके पास जाऊंगा। राम पांडे जी, इसके लिए भी आपको जिम्मेदार बता रहे हैं। तो 2004 से 2014 अगर डेमोग्राफी बदली है, उसके पीछे कांग्रेस है। देखिए, अभी सबसे बड़ा कोई घुसपैठिया है जी मध्य प्रदेश में, 6 महीने से है, और मोदी जी बिरयानी खिला रहे हैं उसको। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, आप क्यों बिरयानी खिला रहे हो? वही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के लोगों ने चुना ना, कांग्रेस का पक्ष ये है। ये फर्जी बीच में बोल रहे हैं। देखिए, नौटंकी नहीं कीजिए, आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप फिर फर्जीपन दिखा रहे हैं। देखिए, अपडेट करना और नाटक मत कीजिए। मोदी जी का इस्तीफा लीजिए, सारे घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे। मोदी जी इस्तीफा दो या घुसपैठियों को बाहर करो। मोदी जी इस्तीफा दो या घुसपैठियों को बाहर करो। मोदी जी इस्तीफा दो या घुसपैठियों को बाहर करो। मोदी जी इस्तीफा दो या घुसपैठियों को बाहर करो। सारे घुसपैठिए एक दिन में चले जाएंगे। मोदी जी इस्तीफा दो या घुसपैठियों को बाहर करो। और मेहमान हमारे साथ, उनके पास जाऊंगा। सैयद अनस अली साहब, ये ठीक है, एक समस्या है, बांग्लादेशियों की है, रोहिंग्याओं की है, लेकिन एक आशंका फिर यह भी जगती है कि जब इनकी पहचान की जाएगी तो फिर भारतीय मुसलमानों को भी परेशान करने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में जहां जहां अगर हम कहें कांग्रेस या आप लोगों के नजरिए से जहां जहां बीजेपी सरकारें हैं। अनस अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, दूसरी बात विदेश मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, इनको कहीं ना कहीं सख्ती करना चाहिए मौजूदा वक्त के अंदर।
मैं ये कह रहा हूं कि घुसपैठियों को बाहर निकालने के बजाय इस पे कोशिश करनी चाहिए कि कोई घुसपैठिया अंदर आ कैसे रहा है। अब देखिए, हमें अपनी गलतियों को, दोनों को ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी क्या क्या, जिसकी जो गलती है उसको मानना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के जमाने में हम फरिश्ते नहीं है, कांग्रेस भी दूध की धुली हुई नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के जमाने में इंदिरा गांधी का क्या लगाव था, क्या मोहब्बत थी बांग्लादेश से, पाकिस्तान के वक्त सबने देखा, जग जाहिर है। दूसरी बात ये, अभी देखिए अभी जो हालात बने थे उस वक्त भी शेख हसीना के साथ मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री, उनका क्या रवैया रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम इस बात पे अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम CNRC करके यहां से भगाएंगे, उससे पहले हमें अभी कड़े कानून बना के घुसपैठियों को अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। ये मुल्क, इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इस मुल्क की एक रूह है और इस मुल्क की एक आत्मा है और यही इस मुल्क के असल बाशिंदे हैं। अगर किसी और मुल्क का आदमी कोई कितनी अच्छाई के साथ आए, कितनी हमदर्दी के साथ आए, मगर मैं उसको इस मुल्क का इसलिए नहीं मानता क्योंकि इस मुल्क के लिए उसने अपनी कोई कुर्बानी नहीं दी है। यहाँ रहने वाले, बसने वाले लोग, अच्छी बात आपने कही कि भाई ऐसा कानून बनाइए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ना पाए। लेकिन आशंकाएं नहीं, बल्कि ये कहें कि आरोप लगते हैं बंगाल सरकार, ममता सरकार पर कि भाई वो तो सपोर्ट करती है, तो डेमोग्राफी बंगाल में बदलती रही और उसने बांग्लादेशियों को अपने पाले में लेकर, या कहें कि अपने राज्य में लेकर उनके आधार कार्ड बनवा दिए। लौटूंगा मैं आपके पास। एच एस रावत जी, सबसे हुई है, सबने किया है। अनस अली साहब, लौट रहा हूं। एच.एस. रावत जी, अब क्या चैलेंजिंग नहीं है जब तमाम दस्तावेज बांग्लादेशियों के, रोहिंग्याओं के बन गए, उनका आधार कार्ड बन गया, हिंदुओं के नाम पर बन गया, जो सैफ अली खान के मामले में जो सामने आया वो भी नाम बदलकर रह रहा था मुंबई में, तो ऐसे अब लगभग हर बांग्लादेशी की स्थिति आप कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब चुनौती नहीं है क्या, संभव है क्या वाकई? रावत जी, प्रधान जी, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनमें ये चुनौती सब में है। ये अमेरिका के अंदर भी है, ये फ्रांस में भी है और ये इंग्लैंड के अंदर भी है। आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड के अंदर वहां ऐसी डेमोग्राफी चेंज हुई है कि वहां का जो लोकल आदमी उसको शहर छोड़ के भागना पड़ रहा है। वहां पर उन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। फ्रांस की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सरकार नहीं चेती और इस समय सख्ती को नहीं किया गया तो वही स्थिति होने वाली है कि जैसे मुगलों ने पहले कब्जा किया और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के कब्जा किया और गजवाए हिंदुस्तान स्लीपर सेल में काम कर रहा है। क्योंकि उनकी सोच ये है, वो तो कहते हैं कि बनाओ बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, एक दिन ये काम सब हमारे ही आने वाली हैं। जब इस प्रकार की सोच अगर एक पंथ के लोगों की हो जाए, वो उनको शेल्टर देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में कौन शेल्टर दे रहा है? हिंदुओं को कोई शेल्टर देने वाला नहीं है वहां पर, और वहां पर रोहिंग्या के राशन कार्ड बन रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कुछ लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक बात है। चले, लेकिन राम पांडे जी, मध्य प्रदेश पर हम लौटते हैं। आपने बंगाल का जिक्र कर दिया, भाई वो तो आपके साथी थे, या कहें कि सबसे ज्यादा अगर वहां से एंट्री हो रही तो आप पहले उन्हें मना करते, उनको मनाते कि भाई। और दूसरा एक बात और आपने कही कि भाई मोदी जी की सुरक्षा है, तो सबसे बड़ा बॉर्डर अगर भारत का किसी से लगता है तो उसमें बांग्लादेश है। कई हजार किलोमीटर की बगैर फेंसिंग की बॉर्डर है और उसमें आना बहुत आसान होता है। राज्य सरकार उसमें बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन मैं फिर आऊंगा कि मध्य प्रदेश में आप क्या फॉर्मूला देंगे? आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है, होना चाहिए कोई कॉन्क्रीट सपोर्ट विपक्ष का ऐसे मामलों पर होना चाहिए कम से कम। राम पांडे जी, देखिए, आज ही की बात है, एक मेरे मित्र मेरे साथ में थे जो पहले कांग्रेस में थे जी, और सिंधिया जी के साथ वो बीजेपी में चले गए। तो मेरी चर्चा हुई कि आप जब भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में जाते हो तो क्या बात होती है? तो उन्होंने यही बताया मुझे कि हम भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में जाते हैं तो वहां यही कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है उसे जिंदा रखो। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुसलमानों के विरोध में बोलेगा, मीडिया कांग्रेस नेता के पास जाएगा तो कांग्रेस नेता कुछ ना कुछ बोलेगा, फिर उस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ये बात से भी बात नहीं बनती है तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप तो दंगे कराओ, पोस्टर चिपकाओ, लफ्ज हाथ करो, गौ माता के नाम पर करो। तो भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ाना है, दंगे भड़काना है, जिंदा रखना है, और उसी से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। क्योंकि मेरे फ्रेंड गए 35 करोड़ लेकर, इन्होंने 50 करोड़ लेकर उन लोगों को लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई भी नहीं कर सकती है। उनको तो बीजेपी ने आपने इशारा जो कर दिया उस पर जवाब ले लीजिए। लोया जी, बात और कहूं मैं, लोया जी, जो बात राम पांडे जी कह रहे हैं समझ रहे होंगे आपकी, भाई आपको बंगाली आ जाए, रोहिंग्या आ जाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पर्टिकुलर एक इश्यू खड़ा करना है।
देखिए, एक बात मैंने पहले भी कही थी, फिर से कह रहा हूँ, रोहिंग्या आज एक भी भारत में प्रवेश नहीं कर रहा है। बर्मा के रोहिंग्या नहीं कर रहे हैं। कब किया? जब 2004 से लेकर 2014 के गोपाल लोया जी भोपाल में रहते हैं, आप भोपाल के चौराहों पर निकल जाइए, भीख मांगने वाले, कचरा बीनने वालों को एक बार आइडेंटिफाई करिए, नहीं गए, क्रॉस चेक करिए, तब पता चलेगा कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी हैं। उनको गोपाल जी दे रहे हो। राम पांडे जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक सत्य बोलने का साहस किया। वो साहस राम पांडे नहीं कर पा रहे। पुष्टिकरण की पराकाष्ठा कहते हैं राम जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, राम जी मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी पार्टी में इतनी भी क्षमता नहीं है। जब पैर पर हमला हुआ तो आपने एकदम करना शुरू किया। अगर जैसे ही बांग्लादेशी घुसपैठियों पकड़ा गया, आप पूरी पार्टी साइलेंट में, पूरी पार्टी साइलेंट मोड में चली गई है। लेकिन पर हमलावर अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया है तो पूरी पार्टी साइलेंट मोड में। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि आप किस तरह उनका संरक्षण कर रहे हैं, किस तरह उन्हें शह दे रहे हैं। और एक बात और कहता हूं, अभी आप झूठ बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक में क्या होता है। किसी ने शराब नहीं दी। आपने घुसपैठियों को शराब क्यों दी? आपने टीवी चैनल पर मोदी जी ने घुसपैठी को शराब क्यों दी? मोदी जी ने क्यों शराब दी घुसपैठी को? जब शेख हसीना आएगी तो करोड़ों लोग तो साथ में आएंगे। राम पांडे जी, आरोप लगाने से बजाय वो कम से कम फॉर्मूला कोई मशवरा होता कि कैसे आप बांग्लादेशियों को हटाएंगे, रोहिंग्याओं को हटाएंगे, उनके अपराधों पर लगाम लगाएंगे, तब शायद और बेहतर होता। जी राम पांडे जी, इन्होंने कह दिया कि मेरे एक मित्र के पास नाम बताए, क्योंकि ये टीवी चैनल पर झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी उनको भारत ला रहे हैं। शेख हसीना के जो चाहने वाले हैं बांग्लादेश में अत्याचार। राम पांडे जी, शेख हसीना अगर आए वो डिप्लोमेसी पर छोड़ दीजिए ना, वो डिप्लोमेसी हो सकती है। और शेख हसीना केवल बीजेपी की सरकार में प्रिय नहीं रही भारत की, इंदिरा गांधी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में प्रिय थी वो। जी मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश पर रहें। जी मध्य प्रदेश से बांग्लादेशी रोहिंग्या कैसे बाहर जाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसका जवाब खोजिए। निश्चित हम उसी का जवाब रहे हैं। एनआरसी भी होगा, ये भी होगा। अमेरिका में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इनका दोस्त ट्रंप रहता है, के बैठे आते हैं। इन्होंने जवाब नहीं मांगा है। अनस अली साहब कुछ कहना चाहते हैं? आतंकवादी मौलाना साहब कहते बोलते हैं जी। अनस अली साहब, अभी एक विचार आया कि केवल रोहिंग्या या बांग्लादेशियों से मतलब नहीं है, मसला है सियासत चमकाने का। सहमत हैं क्या आप? नहीं, देखिए मैं फिर से क्या है कि हमारे लिए ये अनस अली साहब आ रहा हूं, लोया जी आ रहा हूं। इस पे पूरे विषय के ऊपर जो इस तरीके से राजनीति की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से की जाए या किसी और पार्टी की तरफ से की जाए, बड़े अफसोस की बात है। देखिए सीधी सीधी बात, हम ये कहकर नहीं बच सकते कि साहब मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, वो शेख हसीना से लाड़ और दुलार दिखा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम बच जाएंगे। ये राष्ट्र हमारा है, ये मुल्क हमारा है। इसके लिए जब तक बांग्लादेश इस मुल्क के अंदर था तो ये बांग्लादेश के लोग हमारे लिए अच्छे थे, और आज बांग्लादेश हमारे लिए दुश्मन हो चुका है। इसलिए क्योंकि बांग्लादेश से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठी आ जाता है तो इस पे मुखर होकर कहना पड़ेगा, हमें तजवीज पेश करनी पड़ेगी, इसके ऊपर एजेंडा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का मसला है। अगर हमें मुल्क से मोहब्बत है तो इसके ऊपर बैठना पड़ेगा। ये नहीं है किससे कि मैं मोदी जी को बुरा कह दूं या कांग्रेस को बुरा भला कह दूं या कांग्रेस वाले एक दूसरे को बुरा भला कह लें तो इससे मसला हल हो जाएगा। इस पे एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। मैंने आपसे फिर कहा कि कड़ी सख्ती के साथ, क्योंकि आज ये छोटा मामला है, कल कोई और बड़ा भी मामला हो सकता है, तो इस पे राजनीति करने की बजाय मेरा ये कहना, आप ये कहना है मोदी जी मोहब्बत दिखा रहे हैं, इससे पहले इंदिरा जी ने मोहब्बत दिखाई थी। देखिए हम उसको कहीं नकार नहीं सकते हैं। अपनी बात को, अपनी कमी को, हम आज उन कमियों को खत्म करके अब नए हिंदुस्तान को एक बनाने के लिए, संवारने के लिए, उसको तरक्की देने के लिए, उसकी तामीर करने के लिए जो कुछ हमसे बन सकता है वो हमें करना चाहिए। जी ठीक है। एच.एस. रावत जी, एनआरसी का भी जिक्र हो रहा था कि भाई एनआरसी में भी फर्जी तरीके से नाम जोड़ लिए गए। दूसरा एक और बात निकलकर सामने आई, जो बांग्लादेशी आ रहे हैं या रोहिंग्या आ रहे हैं वो आतंकी गतिविधियों में या आतंकी गुटों के संपर्क में भी जा रहे हैं, तो ये कितना विस्फोटक हो सकता है, इसको इमेजिन जरूर करना होगा।
रावत जी। देखिए प्रशांत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल ने बहुत बुरा हाल किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो पढ़ी लिखी जनता है, जो देश के प्रति समर्पित है, वो जानती है। तो अभी झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर अब 2100 रुपए देने की बात करी तो सबसे ज्यादा रोइएगा मुसलमान, और जो दूसरे लोग थे वो उनकी सबसे ज्यादा भीड़ थी। उनके फर्जी राशन कार्ड बनवाए गए, जयपुर के अंदर फर्जी राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। तो इनको कौन कर रहा है? कि तो कहीं ना कहीं कोई गैंग है जो काम कर रहा है, और उन गैंगों का पर्दाफाश करके उनको जेलों में डालना चाहिए, और साथ में कोशिश करनी चाहिए एनआरसी को सख्ती से लागू करके और इनको वापस किया जाए। क्योंकि कोई भी देश तरक्की तब कर सकता है जब उसके ऊपर उसका इंटरनल बर्डन कम होगा। क्योंकि अमेरिका के अंदर भी इतनी सख्ती है, कोई भी सरकार आती है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो और चाहे बाइडेन हो, वो अपने देश को पहले देखते हैं। तो यहाँ चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में चाहे बीजेपी की सरकार हो, प्रदेश पहले है और देश पहले है। बिल्कुल ठीक बात है ब्रजगोपाल लोया जी। बात फिर वहीं अटक जाती है कि भाई सियासत से ऊपर उठकर भी सोचना होगा। दूसरा ये कि भाई अभी जो जिक्र हो रहा था कि भाई बहुत सारे राज्यों में आप लोगों की सरकार है, चाहे त्रिपुरा हो, असम हो, बंगाल का जिक्र कर आप सारी चीजों को पानी नहीं फेर सकते हर चीज पर। कम से कम अपने राज्य में आप क्या कर रहे हैं इसका एक रोड मैप होना चाहिए सरकार के पास इन अपराधों के और बांग्लादेशियों के खिलाफ। देखिए रोड मैप भी है, और जो हमारे मूल मुद्दे हैं उनमें हम कभी राजनीति नहीं करते। आप याद करिए, राम मंदिर हमारे लिए आस्था का मुद्दा है, यूसीसी हमारे लिए आस्था का मुद्दा है, रोहिंग्याओं को देश से बाहर करना हमारे लिए आस्था का मुद्दा है, इस राष्ट्र का मुद्दा है। और हम जो हमारे राष्ट्र के मुद्दे हैं उन पर हमेशा स्टैंड के साथ खड़े रहें, सरकार में रहें या विपक्ष में रहें। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पहले ये क्लियर करे कि उसका स्टैंड क्या है। क्या इन्हें बाहर जाना चाहिए या इन्हें संरक्षण मिलना चाहिए? पहले ये बात कांग्रेस पार्टी क्लियर करे। भारतीय जनता पार्टी का मत ठीक है राम पांडे जी, जल्दी एक छोटा कमेंट इस पर जरूर। जाना होगा। देखिए हम नौटंकी नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। यदि पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है तो पाकिस्तान के पैर पड़ने नहीं जाते हैं, ये जाते हैं। मोदी जी गए, अटल जी गए। बांग्लादेश को हम पसंद नहीं करते हैं तो बांग्लादेश मोदी जी अड़ाने को लेकर जाते हैं। ठीक है, उन्होंने आज दुनिया के हर देश से उन्होंने संबंध खराब कर लिए, हर पड़ोसी से संबंध खराब कर लिए। विदेश नीति भी कोई चीज है राम पांडे जी। जी हर पड़ोसी से संबंध खराब कर लिए, आज हर एक को इन्होंने दुश्मन बना लिया है। पड़ोसी से मित्रता की जाती है। हमें पाकिस्तान की ताकत कम करनी थी, हमने बांग्लादेश का निर्माण किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। जब हमारी सरकारें थी तो विश्व में हमारी सबसे मित्रता थी। आज पूरी दुनिया को इन्होंने दुश्मन बना रखा है और डॉलर 87 का हो गया है। इनकी नाकामियों के कारण कमेंट का हो गया है। चल ठीक है ना सली साहब से एक छोटा कमेंट हो ना सली साहब। लोकल स्तर पर कई बार सपोर्ट मिलता है और ये फल फूल जाते हैं, वहां पर रोक लगानी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रोहिंग्या वाला जो मसला है, बांग्लादेशियों का जो मसला है, ये एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। इस राजनीति से ऊपर उठ के उनको अगर आप बिल्कुल कर सकते हैं, इतना एडवांस और टेक्नोलॉजी का जमाना है इस दौर के अंदर, अगर किसी चोर को पकड़ना हो बहुत आसान होता है पुलिस के लिए, और हर इंसान को ट्रैक कर सकते हैं आप। तो कैसे उनके राशन कार्ड और पासपोर्ट और आईडीज कैसे बनती जा रही हैं और वो आराम से रह रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब उनको चिन्हित करके, और जो इस तरीके के लोग उनको देखिए, मैं बार चैलेंजिंग जरूर है, माफी चाहूंगा चर्चा में ये रोकेंगे, चैलेंजिंग जरूर है पहचान करना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर वाकई सिस्टम लग जाता है तो तमाम जो राज्य हैं, 17 राज्य जहां पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो चुकी है, आज से ही चेतना होगा, जागना होगा, नहीं तो वाकई ये विस्फोट हो सकता है बड़ा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही, नमस्कार।